हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत स्वस्थ होंगे और पूरी शिद्दत के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। और पहले तो बहुत शुभकामनाएँ जिनका मेंस में चयन हुआ है। मतलब 4 जो एग्ज़ाम हैं जिनके इंटरव्यू होने जा रहे हैं। एमपीपीएससी के दोनों एग्ज़ाम हैं, फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट सर्विस। इसके अलावा आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार और तीसरा आईटीआई प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग 3 एग्ज़ाम को लेकर इंटरव्यू करने वाले थे, लेकिन फिर जो डिमांड आई है और आईटीआई प्रिंसिपल का जो डिमांड आई कि सर हमारे भी करवा लीजिए, तो एक मानिए खुशकिस्मती भी थी कि हमें उसमें एक ऐसे मेंबर मिले जिनका एक पुराना अनुभव है, मतलब दूसरे स्टेट में आईटीआई प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने का, तो फिर हमने उसको भी इसमें ऐड कर लिया अपने प्रोग्राम में। और बाकी इसके पार्ट ए में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल दी थी, लेकिन जो हम लोगों ने नंबर जारी किए थे उसमें बार-बार काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे। और तो उन कॉल्स में सबसे ज़्यादा जो एक लोगों को प्रॉब्लम जा रही थी वो हॉबीज़ को लेके थी कि सर हम क्या हॉबी डालें? क्योंकि कई लोग 1 हॉबी रखते हैं, कई 2 रखते हैं, मतलब काफ़ी सारे डाउट थे कि भाई हमें इस हॉबी में प्रॉब्लम है। तो इसको हमने सोचा एक सेशन के माध्यम से आगे बढ़ाएँ, और जैसा कि पहला सेशन शरद सर के नेतृत्व में हुआ था और हालाँकि बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, उसके बहुत अच्छे रिव्यू रहे हैं, बच्चों को बहुत मदद मिली है। तो आज सेकंड सेशन उसी को आगे बढ़ाते हुए हॉबी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी अभी इंटरव्यू डेट्स अभी हम लोगों ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो मॉक इंटरव्यू हैं उसके लिए हमने 23 डिसाइड की है, हो सकता है 24 को भी लें। और उसके अलावा अभी जिसकी डेट्स आती जाएंगी तो वैसे ही हम मॉक इंटरव्यूज़ की डेट्स देते जाएंगे। तो अब 4 एग्ज़ाम हैं जिनके हमें इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू कराने हैं भोपाल में। पहले ही बता चुके हैं, चारों के इंटरव्यू भोपाल में होंगे। इंदौर में केवल हम लोग कराने जा रहे हैं फॉरेस्ट का, जो कि पिछली बार भी हमारा सेंटर था। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले वाले जो हमारा इसका पार्ट ये था इंटरव्यू का, उसमें काफ़ी मतलब डिस्कशन हो चुका था डेप्थ के बारे में। लेकिन हॉबी के बारे में बताया गया था, लेकिन आज जो ये सेशन है बिल्कुल स्पेशली हॉबी के लिए है। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ शरद सर को कि इस सेशन को एक जिस उद्देश्य से आज का सेशन किया जा रहा है उसको एक सही दिशा में गाइड करें। सर। ठीक है, एक्टिवेट। नमस्कार दोस्तों। अ, आज का जो सेशन है हम इसको पिछले सेशन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि डैफ फॉर्म को कैसे भरें। उस पर बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज़ थी, बहुत सारे लोगों के और भी सवाल थे। वो भी जो भी आपके सवाल होंगे आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। कोई और दिक्कत आपको हो तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। आज जिस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं मैं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या अभी भी, अब चूंकि 11 तारीख और 14 दिसंबर 14 दिसंबर जो है, ये 2 डेट्स हैं जिसमें आप लोग को अपने डैफ फॉर्म सबमिट करने हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि हम लोग ये सेशन आज क्यों ले रहे हैं, और क्या ये जो आज का सेशन है ये आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो पाएगा। क्योंकि अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया होगा तो उसमें डैफ में कैसे चेंजेस कर पाएंगे। तो मैं बिल्कुल आपको इस बात के लिए एकदम कंफर्म करूं, बिल्कुल आपको एकदम ईज़ करना चाह रहा हूं उसमें कि आप अपने डैफ फॉर्म में अभी भी संशोधन कर सकते हैं। अभी भी का मतलब ये है, आपने अभी जो सबमिट कर दिया है फॉर्म, आपको जब इंटरव्यू की डेट आएगी उसके बाद आप फॉर्म को ले करके, मतलब आपको दोबारा से एक मौका दिया जाएगा जिसमें आप जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाएंगे आप अपने डैफ फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको एमपीपीएससी के ऑफिस में ये चॉइस मिलेगी। तो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म जो है, एक ओरिजिनल और 5 कॉपी के साथ में आप वापस से उसमें हॉबी वाला जो कॉलम है, अभिरुचि वाला, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और जो आपके अनुप्रमाणन फॉर्म है और बाकी जो जगहों जगहों पर आपको फॉर्म में कुछ अगर क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हॉबी एक बड़ा इशू था जिसपे बहुत सारे लोगों के सवाल ये आ रहे थे कि सर हमने ये फिल कर दिया है, ये जस्टिफाई हो जाएगा कि नहीं, ये चल पाएगा कि नहीं। तो आज एक हम बस उसी पर एक सामान्य चर्चा करने वाले हैं। चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने डैब फॉर्म में अभी भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर के कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने जो भी कुछ उसमें फिल कर दिया है, आप लोग अभी मॉक इंटरव्यूज़ जब देंगे तो उस पर ट्रायल भी ले लीजिए कि आप किस हॉबी में कंफर्टेबल हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, एग्ज़ाम के दिन, मतलब इंटरव्यू के दिन जब भी आप वहाँ जाएंगे पीएससी में,
तो आप अपने डेव फॉर्म को वापस से चेंज कर सकते हैं, उसमें जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं बहुत सारे सजेशंस दे रहा हूँ कि आप क्या क्या हॉबीज़ चूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ मैं भी कुछ बातें कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यहाँ पर पहले अपन एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हॉबी क्या है ना? हम एक-एक करके सवालों पर चल रहे हैं आगे। हॉबी क्या है? हॉबी क्या है, इसका मतलब ये है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि आप जो अपने दिन भर का काम कंप्लीट करते हैं, आपका जो एक शेड्यूल है, आपकी जो व्यस्तता है, उस शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद, आप अपने जो शेड्यूल है उसको कंप्लीट करने के बाद, आप जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप जब बिज़ी हैं, उस टाइम के बीच में आप अपने लिए कितना समय निकाल पाते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आपकी पसंदीदा, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करने के बाद आप वापस से ऊर्जावान हो जाते हैं, अपने आप को वापस से आप री एनर्जाइज फील करते हैं। ठीक है, तो जो आपको एक सुख का एहसास कराती है। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ये हॉबी है। अब मैं ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं मेंस में लिखना तो नहीं है, बट ये बता करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अब क्या डिसाइड करने वाले हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की हम कुछ बातें करेंगे उस पर। अगर हॉबी ये है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग गलत तरीके के हॉबीज़ फील कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखिए। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि वो बच्चों के साथ खेलना, ये आपकी हॉबी है ना? इस हॉबी को देख करके ऐसा लग रहा है कि आप शायद हॉबी वाले कॉलम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हॉबी है नहीं, या अगर है भी तो आप सही तरीके से उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मूल्यांकन करिए, अपना खुद का परीक्षण करिए कि आपकी हॉबी है क्या। देखिए, आप में से जितने भी लोग हैं जो भी पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हैं, वो इस स्तर पर तो हैं कि उनकी कुछ न कुछ हॉबी जरूर है। ठीक है, बौद्धिक, सामाजिक या किसी अन्य मामलों को लेकर के मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो होगी, उसको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए सही तरीके से। अगर कुछ नहीं मिलता तो हम क्या लिख लेंगे वो भी हम चर्चा करेंगे, बट कम से कम ये चीज़ें लिखने से बचिए। बच्चों के साथ खेलना ये कभी कोई हॉबी नहीं हो सकती। और अगर आप ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो आप पीएससी का जो बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड, उसके डांट का सामना भी कर सकते हैं। इरिटेट जैसी चीज़ें भी हैं, है ना? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस पे उनको लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी लिख करके ले आया वहाँ पे, है ना? कुछ बच्चों ने, हम लोग लास्ट टाइम जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उसमें कुछ बच्चों ने लिखा था बुजुर्गों के साथ बातचीत करना। बुजुर्गों के साथ बातचीत करना। टू बी फ्रैंक, आपको बता दें कि ये कोई हॉबी नहीं हो सकती। ठीक है, कोई हॉबी नहीं हो सकती। अब मैं फिर से आपको हॉबी की डेफिनेशन में बता चुका हूँ। आप समझ रहे हैं कि अगर आप उस चीज़ को हॉबी मान रहे हैं, हॉबी कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने एक व्यस्ततम शेड्यूल में से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि आपको वापस से एनर्जी मिलती है, प्लेजेंट फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, है ना? एक टाइट शेड्यूल, एक बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने वाला जो शेड्यूल है, उसके बाद जब आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना? छोटी सी एक्टिविटीज़ जैसे म्यूज़िक सुन लिया, है ना? रात के 10 बजे बिल्कुल थके हारे एकदम, है ना? व्यस्त आप जब घर पर हैं और अपने, और आपके पास में अभी बहुत सारा काम और बाकी है। आप अपने पढ़ाई के ड्यूरेशन में भी आपने देखा होगा कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है और कल एग्ज़ाम है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बीच में ब्रेक लेना चाहिए, और आपने लगभग 10-12 घंटे की पढ़ाई की हुई है। उसके बीच में आप क्या ऐसा 10 से 15 मिनट का काम कर लें जिससे कि आप बिल्कुल अगले 2-3 घंटे तक वापस से रिफ़्रेश फ़ील करें। तो जो लोग कविताएँ लिखते हैं, जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, जो लोग वॉक करते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़, है ना, वो हॉबी में काउंट होती है। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कभी भी हॉबी नहीं हो सकती। ठीक है? जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके घर पे बच्चे हैं इसलिए वो बच्चों के साथ में खेलना लिख रहे हैं, उनके घर पे बुजुर्ग हैं इसलिए वो लिख रहे हैं। आप मान लीजिए कि रात के 11 बजे आप अपने काम में इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद आपको समय मिलता है और आप अपनी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो ये कभी हॉबी में जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है?
मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि ऐसी कोई चीज़ ना लिखें जिसको आप जस्टिफाई ना कर पाएँ, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपको खुद ऐसा लगना चाहिए कि आपने आर्टिफिशियल हॉबी नहीं होनी चाहिए कि नहीं, आपने उसको बस एग्ज़ाम देने के लिए इंटरव्यू में अपीयर होना था, कुछ न कुछ आपको लिखना था, इसलिए बस लिख दिया वहाँ पे। थोड़ा टाइम लीजिए। आप अपने जीवन का एक अहम हिस्सा सिविल सर्विसेज के ऊपर खर्च कर चुके हैं। आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप पीएससी के इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं। नो डाउट आप एक एग्ज़ाम के बिल्कुल चरम स्थिति तक पहुँच चुके हैं, आप उसके अंतिम पड़ाव पर हैं। अगर आपने इतना लंबा वक्त दिया है उस एग्ज़ाम को, तो थोड़ा सा अंतिम में भी 2-4 दिन सोच करके फिल करिए फॉर्म। आज 8 तारीख है, अभी भी 6 दिन बाद बाकी हैं, 14 तक आप फिल कर सकते हैं। 11 वाले जो हैं उनके पास भी समय होना चाहिए। थोड़ा सा सोच करके, डिस्कशन करके अपने बारे में सोचिए, अकेले में बैठ करके सोचिए कि आपको क्या चीज़ बेहतर लगती है। ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ, आप क्या हॉबी में लिख सकते हैं उसके ऑप्शंस मैं यहाँ दे रहा हूँ, है ना? आप देखिए स्क्रीन पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है किताबें पढ़ना, ठीक है? हॉबी में लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पे किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक्स। मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रेम बता रहा हूँ, ये सेक्टोरियल हॉबी का डिस्क्रिप्शन है। इसको आप और एलेबोरेट कैसे कर सकते हैं? रीडिंग बुक्स में देखिए, आप में से ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग रीडिंग बुक्स ही लिखते हों, ठीक है? फिर रीडिंग बुक्स तो एक ऐसी चीज़ है कि बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक हॉबी का क्षेत्र हो जाएगा, इससे बहुत सवाल होंगे। आप अपने चॉइस के हिसाब से ये देखिए कि आप में से कितने लोग या तो साहित्य पढ़ते हैं, तो लिखिए साहित्यिक किताबें पढ़ना, है ना? लिटरेचर की। आप में से जो लोग उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं वो लिखिए उसमें कि उपन्यास पढ़ना, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी आप उस पर लिखते हैं, उस पर होने वाले सवालों के लिए तैयार रहिए या फिर उस पर अपनी अच्छी खासी एक तैयारी करिए, ठीक है? जब आप लिख देते हैं कि मैं साहित्य की किताबें पढ़ता हूँ या नोवेल पढ़ता हूँ, तो आपसे पूछेंगे किस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं, ठीक है? उन किताबों पर फिर और इन डेप्थ क्वेश्चन भी होने वाले हैं, ठीक है? तो ये रीडिंग बुक्स एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो नो डाउट आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, इतिहास की, भूगोल की, राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस जो है, या इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, उस पर चीज़ें हुई होंगी। साइंस एंड टेक को लेकर के आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लगभग हर एक फील्ड की ही आपको जानकारी होगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि ये एक सहूलियत भरा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है? लेकिन जो भी आप लिखें वो आप बताएं। कुछ विद्यार्थियों को मेरा सजेशन है, अगर आप ये लिखने से बचना चाह रहे हैं कि नहीं हम पाठ्यक्रम की किताबों और इन सब का जिक्र नहीं करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम से इतर, है ना? इतर मतलब हटके, पाठ्यक्रम से इतर विषयों की पुस्तकें पढ़ना। मेरे हिसाब से आप लोग बात समझ रहे होंगे। आप अपने जब व्यस्त शेड्यूल में पीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की किताबें पढ़ते हैं, अपना सिलेबस को जब आप कंप्लीट कर रहे होते हैं और आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप और क्या करते हैं, आप अपनी हॉबी को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक बिंदु ये भी लिख सकते हैं उस पर कि आप पाठ्यक्रम से हट करके अन्य जो किताबें होती हैं, है ना, उसमें नॉवेल भी आ सकती है, उपन्यास भी आ सकती है, उसमें अखबार भी आ सकता है, उसमें मैगजीन भी हो सकती है, उसमें कोई अन्य विषय की जो किताबें हैं या पुस्तिकाएं हैं, जैसे धार्मिक विषयों की, आध्यात्मिक विषयों की या दार्शनिक विषयों की, वो भी शामिल हो सकती हैं। तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आप जो भी लिखें उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? उस पर एक अपनी ठीक ठाक समझ बना लीजिए या तैयारी करिए। या अपने स्तर से नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लोग जब शेड्यूल करेंगे यहाँ पर इंटरव्यू आप लोग का, तो उस पर हम बताएंगे, ठीक है? तो एक पॉइंट तो ये भी है ना? ये एक बहुत आसान सा विकल्प है, इसको लिख लेने से आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक ठाक लिखा गया है। हॉबी के कॉलम को एक बार फिर से समझ लेते हैं। कॉलम नंबर 33 आपके जो डैफ फॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अपने बारे में अभ्यर्थी कोई ऐसी जानकारी दें या ऐसा कोई विवरण दें जो उनके चयन में सहायक हो। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। अगर मान लीजिए कि आपने कॉलेज के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, या आपका जो शैक्षणिक पूरा का पूरा जो अतीत रहा है, उसमें आपने कोई बहुत यूनिक काम किया है। जैसे मैं बहुत सारे विद्यार्थियों की अभी डैफ देख रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको मेधावी योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिली है, स्कॉलरशिप मिली है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको गवर्नर की स्कॉलरशिप मिली है, किसी ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, किसी ने यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित किया है। ये सारी आपकी विशिष्ट उपलब्धियां हैं जो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को इन्हेंस करती हैं। तो आप चाहें तो सबसे पहले
वो जो हॉबी वाला कॉलम है वहाँ पर अपने बारे में कोई ऐसी जानकारी दीजिए कि आपने कभी इस तरीके की गतिविधियों में हिस्सा लिया है, आप प्रतिभागी रहे, आप उसका एक हिस्सा रहे हैं, अहम हिस्सा रहे हैं। कॉमा करके या सेकंड लाइन जो है वहाँ पर आप बताइए कि आपकी अभिरुचि क्या है। पहले अपने बारे में कुछ ऐसी जानकारी दे दीजिए और फिर उसके बाद अभिरुचि बताइए कि आपकी अभिरुचि क्या है। अभिरुचियों पर तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, हॉबी पर हमारा डिस्कशन हो ही रहा है। मैं आपको बहुत सारे विकल्प बता रहा था वहाँ पर। अगला जो विकल्प आप देख रहे हैं उसमें हमने लिखा है राइटिंग, है ना, लेखन। लेखन भी एक बहुत, जिस तरीके से किताबें पढ़ना एक बहुत व्यापक क्षेत्र है, वैसे ही लेखन अपने आप में एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। क्या लिखते हैं? कविताएं, है ना, गद्य लिखते हैं कि पद्य लिखते हैं, शेर लिखते हैं कि नज़्में लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं कि दोहा लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं कि छंद लिखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप जो भी लिखते हैं, है ना, वो बताइए। लेखन वाला कॉलम भी बहुत अलग तरीके का है। आप इस पर चाहें तो जो हिंदी साहित्य जिन लोग का ठीक ठाक होगा वो लोग समझते होंगे, आंसू कविताएं। आंसू कविताओं का मतलब होता है जो इंस्टेंट, है ना, एक्सटेम्पो लेवल पे आप देख रहे होंगे, जिसमें छंद आपस में मिलते नहीं है, राइमिंग नहीं होती है। कुछ ऐसी कविताएं लिखना, है ना, त्वरित, इंस्टेंटली। किसी ने कहा कि नहीं इस विषय पे बना करके, तो आपने तुरंत 2 लाइन 4 लाइनें बना करके दे दिया। जिसका जिस तरीके की हॉबी हो, या अगर आपकी निपुणता है बट आप टेक्निकल वर्ड्स को नहीं समझते, तो इस डिस्कशन के बाद, इस क्लास के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके की शब्दावली को टेक्निकल शब्दावली के साथ में हॉबी के कॉलम में फिल करिए कि आप किस चीज़ में निपुण हैं। ठीक है, फिलहाल मैं 2-3 चीज़ें और इस पर लिख रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, एक्सप्रेसिव राइटिंग, है ना। एक्सप्रेसिव राइटिंग इंग्लिश का जो टर्म है उसको हिंदी में हम कह रहे हैं अभिव्यक्तिपूर्ण लेखन, है ना। इसका मतलब ये होता है कि मैं पर्सनली अपने लिए लिखता हूँ और मैं जिस तरीके की फीलिंग, जिस तरीके की भावनाएं मेरे अंदर उठती हैं, जो मैं महसूस कर पाता हूँ, मैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, दुनिया को बताने के लिए नहीं कि मैंने क्या महसूस किया। ठीक है, और बहुत सारे साहित्यकार जो हिंदी भाषा के हैं और अन्य भाषाओं के जो हैं, जो भारत के हैं, उनकी बहुत सारी इस तरीके के अभिव्यक्तिपूर्ण लेखन हुए हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत का मतलब है कि एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा था वो अपने घटनाक्रम को, अपने अनुभवों को दुनिया से साझा कर रहा है। ठीक है, तो अभिव्यक्तिपूर्ण लेखन ये भी एक राइटिंग का, लेखन का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, आप कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, पद्य लिखते हैं, वॉटेवर आप जो भी लिखते हैं वो लिखिए वहाँ पर। अगर आपको नहीं समझ में आता कि वह एग्जैक्टली क्या लिखते हैं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं अभिव्यक्तिपूर्ण लेखन, एक्सप्रेसिव राइटिंग। या आप वहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, डायरी राइटिंग, है ना, डायरी लेखन। डायरी लेखन भी एक बहुत अहम हॉबी के रूप में दिखाई दे रहा है। और विश्व और भारत के बहुत सारे जो अहम पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो अक्सर इस हॉबी को, है ना, फॉलो करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत सारे जो शख्सियतें हैं वो लोग कहीं ना कहीं इसको करते हैं। डायरी लेखन क्या है? डायरी लेखन में पर डे का हिसाब किताब नहीं लिखा जाता, है ना, कि आज इसको इतना दिया और उससे इतना लेना है। डायरी लेखन का मतलब ये होता है कि हम उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखते हैं, है ना। बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब मैं जब दुनिया को देख रहा था, मैं जब समाज के बीच में अपने आप को मैं जब वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग किसी समस्या को लेकर के या किसी दिक्कत को लेकर के या कुछ कठिनाइयों को लेकर के उसके समाधान के तौर पे बहुत बढ़िया कुछ कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके नियमित अभ्यास में हैं और उस नियमित अभ्यास की वजह से उनका समुदाय, उनका समाज, उनका शहर, उनका गांव या उनके लोग बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, या ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ की दरकार सभी को है। ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन भारत में चल रहा है, उसकी जो की लाइन है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, आप देख रहे हैं, इसीलिए उसके साथ में लास्ट में जुड़ा हुआ है मिशन, क्योंकि ये आपको जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक स्वच्छता चलती रहेगी। ये कोई एक दिन, एक साल, 10 साल, 100 साल का काम नहीं है, बल्कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को नोट कर लेना डायरी में कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे समझ में आई, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे आपने कभी किसी के नोट्स देखे हों, जो सेलेक्टेड लोग हैं या तैयारी करने की ड्यूरेशन में भी अपने फ्रेंड सर्कल में, कि किसी ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हों और नोट्स बनाने का तरीका उसका बहुत यूनिक रहा हो, वो सिनेप्सिस बनाता है, बुलेट पॉइंट्स में बनाता है, कीवर्ड्स लिखता है और उससे वो बहुत कम शब्दों को लिख करके और पूरी पूरी बात कह देता है, या अपने याद रखने के लिए उसने बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा हुआ है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसको हमको दूसरों से सीखना पड़ेगा। तो डायरी राइटिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम कुछ इस तरीके की चीज़ें, ठीक है, कई बार हम अपने मन के भाव वहाँ पर लिखते हैं।
जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिससे कुछ गलती हो गई, वो अपराध बोध में है, बट उसको ये डर लगता है कि अगर मैं समाज के सामने इस चीज़ को रखूँगा तो हो सकता है कि लोग मुझे जज करना शुरू कर दें। तो जजमेंटल ना हो और उससे कैसे बच जाएँ, तो हमने खुद ही अपने जो भी हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलत कर दिया है, हमारे जो भी गुनाह हैं, है ना? जो भी हम जिस बात को लेकर के हम अपराध बोध फ़ील कर रहे हैं, गिल्ट फ़ील कर रहे हैं, डायरी पर लिखें। हमने कह भी दिया और लोगों को पता भी नहीं चला। तो ये एक्सप्रेसिव मेथड है, अभिव्यक्तिपूर्ण लेखन का ही एक पार्ट है डायरी लेखन। तो ये भी आप लिख सकते हैं। एक बड़ा सेफ जो क्या कहें कि हॉबी समझ में आ रही है, अभी दिख रही है, ब्लॉगिंग करना, है ना? ब्लॉग्स आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े फेमस ब्लॉगर्स हैं इंडिया में और वर्ल्ड के बहुत सारे लोग हैं, जो अपने ब्लॉग पर बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेटिव होते हैं जनरली ये। लोग अपना रूटीन भी कई बार उस पर शेयर करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं और वो ब्लॉग बड़े इंस्पिरेशनल, इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं। दूसरे लोग उसको देख करके सीखते हैं, ठीक है? और ये हर सेक्टर के हैं, सोशियो सेक्टर के हैं, ठीक है? बड़े जो स्टार्स हैं उनके ब्लॉग्स भी होते हैं, आप लोग देखते होंगे उसको नो डाउट। जैसे विराट कोहली जो हैं उनके ब्लॉग को देख करके लोग फिटनेस कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है? भारत जैसे देश में उनको उन्होंने अपने ब्लॉग में किन चीज़ों को मेंशन किया है, उनका रूटीन जो है वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है ना? तो लोग कई बार उसको देखते हैं। तो आप ब्लॉगिंग करना या ब्लॉग पढ़ना, है ना? ब्लॉग लिखना, ऐसा कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो, ठीक है? फोटोग्राफी नेक्स्ट लेवल पर लिखा हुआ है ना? क्योंकि पिछले 5-10 सालों में आप देखेंगे भारत में और दुनिया में बहुत सारे ऐसे फ़ोन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि लोग अब फोटोजेनिक जो चीज़ें होती हैं उनकी फ़ोटोज़ तो लोग बहुत लेते हैं। सेल्फी लेना, है ना? कहीं आप रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हैं या कहीं आउटिंग पर हैं, तो अगर 4 लोग भी हैं, 2 लोग भी साथ में हैं, तो फ़ोटोज़, है ना? फिर उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, तो एक फ़ोटोग्राफी एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में हॉबी में देखने को मिलता है। हालाँकि यहाँ पर फोटोग्राफी का मतलब जब आप इसको अपने हॉबी में लिख रहे हैं, तो वो आपसे ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछेंगे कि आप किस कैमरे से फ़ोटोग्राफी करते हैं या कैसे करते हैं फ़ोटोग्राफी। तो आप बता सकते हैं कि सर मैं मोबाइल फ़ोन से, है ना? जो भी चीज़ आप बताना चाहते हैं। हम एक-एक हॉबी के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप जो भी कुछ लिखेंगे, दुनिया में आज तक कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर नकारात्मक नहीं लिखा जा सकता और दुनिया में कोई भी ऐसा विषय नहीं जिस पर सकारात्मक ही लिखा जा सकता है, ठीक है? तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी के पॉइंट्स हैं। आप इसमें से जिस भी चीज़ का चयन कर लेंगे, हम उस पे आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करा लेंगे, डोंट वरी, इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? फिलहाल तो ये समझिए कि क्या आपका उसमें कुछ इंटरेस्ट है या नहीं, है ना? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर बात बात करेंगे। तो फोटोग्राफी भी एक फील्ड है यहाँ पे। पेंटिंग एंड स्केचिंग, पेंटिंग करना, स्केचिंग भी समझते ही होंगे, है ना? किसी के पोर्ट्रेट बना देना, किसी को स्केच करना, मतलब एक उसका रैंडम, है ना, इमेज बना लेना वहाँ पर। बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं जिनकी ये, है ना, इस तरीके की हॉबीज़ भी हैं। मेडिटेशन एंड योगा, ये जनरली एक बचने वाली हॉबी है ना? बड़ी सीधी सादी सिंपल सी है और अधिकांश लोग जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो लिख देते हैं कि मेडिटेशन एंड योगा, ध्यान करना और योग करना ये मेरी हॉबी है, ठीक है? पर थोड़ा सा बचना चाहिए इस चीज़ से। लास्ट टाइम हम लोगों ने 1-2 ऐसे एस्पिरेंट्स को भी देखा इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू जो हम लोग ले रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मेडिटेशन और योगा उनकी हॉबी है, बट आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये बात बोलते हैं कि योग करना और ध्यान लगाना आपकी हॉबी है, तो आपके चेहरे से फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज जो है उससे दिखना चाहिए कि आप योग करते हैं या ध्यान लगाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो इंटरव्यू में देखा जाता है, वहाँ पर विरोधाभास नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस बच्चे ने अपने इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में ये कहा कि मेडिटेशन और योग करना उसकी हॉबी है, उसके चेहरे से बड़ी आक्रामकता झलक रही थी, या कहिए कि वो बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का, या उसके चेहरे पे एक अलग तरीके की चमक है जिसमें सरलता का बोध नहीं है ना? योग करने वाला जो व्यक्ति है उसके चेहरे पर एक शांति दिखाई देती है ना? आपने भगवान बुद्ध की कभी मूर्तियाँ देखी हों, महावीर स्वामी की कभी मूर्तियाँ देखी हों, तो आप देखेंगे कि एक संत के चेहरे पर जिस तरीके की सादगी और जिस तरीके का एक है ना, संतुष्टि के जो भाव होते हैं, जिस तरीके के वहाँ दिखाई देते हैं, हम यहाँ पर भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ में वही होगा। तो जब आप किसी चीज़ को बोले तो लगे कि आपके लाइफ में वो है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्विक है, आप बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं और आप ये कह रहे हैं कि सर मैं बहुत लंबे समय से योगा और ध्यान कर रहा हूँ, है ना? ध्यान करना और योग करने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत कूल
और कॉम होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट लेवल पे लिखा हुआ है मूवीज़, फिल्में देखना, है ना। मैं इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, हॉबीज़ दो तरीके की होती हैं। पहली हॉबी को क्रिएटिव हॉबी कहा जाता है, ये मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ इस चीज़ को। क्रिएटिव हॉबी कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें हम किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हों, या जो हमारे कल्पना शक्ति से जुड़ा हुआ हो, या जिसमें एक रचनात्मकता दिखाई दे। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, मैं एक नाटककार हूँ, मैं एक नाटक लिख रहा हूँ, और इसकी बजाय मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं एक फ़िल्म देख रहा हूँ, है ना। फ़िल्में किसी के द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक गाथा है, जिसका वास्तविकता से हो सकता है कोई संबंध ही ना हो। सारी की सारी फिल्में ऐसी नहीं होती जिनका संबंध वास्तविकता से हो। भारत और विश्व में बनाई जाने वाली जो फिल्में हैं, उनमें से 90% जो हैं वो गल्प होती हैं, है ना। गल्प का मतलब जिनका संबंध वास्तविकता से नहीं होता। उनकी कुछ दृश्य वास्तविकता से जुड़े हो सकते हैं, वास्तविक घटनाओं से, लेकिन पूरे के पूरे का संबंध तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि आप जब भी कुछ ऐसा लिखें अपनी हॉबी में, उसमें क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप कहीं कंज्यूमर वाले मोड में तो नहीं हैं। फिल्में देखना, क्रिकेट देखना, है ना। आप कहीं एक ऐसे एंड पे तो नहीं है जहाँ पे आप निष्क्रिय हैं। आपकी हॉबी ये है कि आप बस इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखना ही बस हॉबी ना रहे, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसको एक्टिव पार्टिसिपेशन जो अपन जिसको कह रहे हैं, हॉबी में ऐसी चीज़ें जिसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाई दे, इसको क्रिएटिविटी या रचनात्मकता के क्षेत्र से माना जाता है, और इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है, ठीक है। कुछ क्रिएट करने वाले लोग, कुछ लिख लेने वाले लोग, कुछ पढ़ पाने वाले लोग, कुछ बोल लेने वाले लोग जो हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं बजाय इसके कि जो मूक दर्शक या मूक श्रोता के रूप में चीज़ों को देखते हैं। बहरहाल ऐसा है कि ये दोनों ही हॉबीज़ वैलिड हैं, है ना। मूवी देखना, फिल्में देखना ठीक ठाक है ना। इसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है, सिर्फ आपको डिस्कशन के लिए बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूज़िक, ठीक है। और म्यूज़िक, संगीत, संगीत सुनना, लिसनिंग म्यूज़िक जो आप देख रहे हैं, ठीक है। लिसनिंग म्यूज़िक भी एक हॉबी हो सकती है ना। और अच्छी हॉबी हो सकती है, बशर्ते आप इस पर तैयार रहिए कि आप किस तरह के गाने सुनते हैं, कौन आपका फेवरेट है। ये भी हो सकता है कि वो आपसे किसी गाने को गाने के लिए कहें, और ये भी हो सकता है कि किसी दिए गए वो कोई गाना दें और फिर उसका ये पूछें कि इसको, इसका लिरिक्स किसने लिखा है, हु वाज द लिरिसिस्ट, ठीक है। कि किस फिल्म का गाना है, किस पर डायरेक्शन हुआ था, किस पर एक्टिंग की गई है, किसने परफॉर्म किया है। ऐसे सारे सवाल हो सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक के बाद अगला है डांसिंग। ये कला के रूप हैं, आप सभी जानते हैं। फाइन आर्ट्स में इनको देखा जाता है, काउंट किया जाता है, और इनको रचनात्मक चीज़ों में काउंट किया जाता है ना। तो डांसिंग भी एक बहुत बेहतरीन आर्ट फॉर्म हो सकता है, और ये हॉबी का पार्ट है, नो डाउट। कुकिंग जो आप देख रहे हैं वो भी है, ठीक है ना। खाना बनाना, खाना पकाना यहाँ पे, लेकिन इस पर ठीक ठाक गंभीर सवाल भी पूछे जा सकते हैं। कई बार हम बचने के लिए ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, लिख दें। भारतीय समाज में एक ट्रेंड ये भी है कि हम लड़कियों के पर्सपेक्टिव में खाना बनाना इसको हॉबी में काउंट नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि लड़कियां जो हैं वो केवल खाना बनाने के लिए ही हैं, या ये तो पारंपरिक रूप से जेंडर बायसनेस जिसको हम कहते हैं, कि हमने किसी पर्टिकुलर एक जेंडर को उस चीज़ से स्टिक कर दिया है, एसोसिएट कर दिया है कि नहीं, लड़की है तो बड़ी होगी तो खाना तो बनाएगी ही, है ना। मतलब हमारे घर में है तो भी और दूसरे घर में जाएगी तो भी। ऐसा कुछ नहीं है, लड़की होकर के भी उस पर कुकिंग लिखा जा सकता है, ठीक है। बशर्ते आप तैयार रहिए कि इसमें कुछ कुछ दमदार क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। बहरहाल जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक क्वेश्चन बताना चाहिए उसमें कि भारतीय व्यंजन विविधतापूर्ण और बहुत स्वादिष्ट होने के बावजूद वेस्टर्न जो फूड कल्चर है उससे कम लोकप्रिय क्यों है, ठीक है। या जैसे एक क्वेश्चन इसमें यह भी है कि कुकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टेस्ट, स्वाद, सेकंड प्रेजेंटेशन, उसका प्रदर्शन कि वो दिखता कैसा है, या थर्ड नंबर पे उसका पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। या एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि भारतीय जो व्यंजन हैं आमतौर पर कितने टेम्परेचर पर उनको पकाया जाना चाहिए, ठीक है, या कितने टेम्परेचर पर उनको पकाया जाता है, ठीक है। अगर आप कुकिंग लिख रहे हैं और आप लिटरली कुकिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से आप अनुमान ठीक ठाक लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। अगली जो हॉबी हमने यहाँ पर सजेशन में आपको दी है वो है गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग भी आप इसको लिख सकते हैं, गार्डनिंग भी लिख सकते हैं। गार्डनिंग का मतलब है उद्यानिकी। उद्यान किस तरीके से काम कर रहे हैं भारत में,
है ना? या आप किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे पौधों को लगाते हैं, कैसे पौधों का रोपण करते हैं, किस महीने में कौन सा पौधा लगाया जाता है, पौधों के बारे में भी पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि घरों के अंदर डेकोरेशन में भी बहुत छोटे-छोटे प्लांट्स, गमले होते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फला गमले में जो पौधा रखा हुआ है, इसका एक साइंटिफिक नेम बताइए, बॉटेनिकल नेम बताइए, या आम भाषा में अपना नाम बता दीजिए। आप जिस नाम से उसको जानते हैं वो बता दीजिए, ठीक है? तो ऐसे कुछ सवाल हो सकते हैं। गार्डनिंग भी एक ऑप्शन है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं, है ना? किचन गार्डनिंग भी मैं कुछ लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ईज़ी है कंपैरेटिवली। जिनके पास में जो शहरों में रह रहे लोग होते हैं और किचन के पास में छोटा मोटा एरिया उनके पास में होता है, या ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि हम घर के पास में ही, किचन के आसपास में ही हम अपनी छोटी सी एक किचन गार्डनिंग करते हैं। धनिया की कुछ क्यारी लगा लेते हैं, मिर्ची की लगा लेते हैं, छोटी मोटी जो फल और सब्जियां हैं उनको उगाने का किचन गार्डनिंग, है ना? इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इस पर क्या सवाल होंगे, वो तो आपसे जब मॉक लिया जाएगा तभी पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा दायरा है। कई लोग शतरंज खेलते हैं, कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग फुटबॉल खेलते हैं, कई लोग उसको ऐसे लिखते हैं कि हम इंडोर गेम खेलते हैं, कई लोग कहते हैं हम आउटडोर गेम खेलते हैं। आप जो भी खेलते हैं आप उस पर बताइए। वीडियो गेम भी इसमें एक ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सेक्टर्स बता रहा हूँ कि अगर आप खेल खेलते हैं या आपने अपने जीवन में कभी खेला है, या आप अब नहीं खेल रहे हैं पर पहले आप खेलते थे, अच्छा खेलते थे, या जैसा भी खेलते थे, आप उस पर सहज हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं, है ना? जैसे अभी कई लोग ऐसा भी लिखते हैं कि हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक अच्छी हॉबी हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है ना? आप जो भी हॉबी लिख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग लिखिए उसको कि किस तरीके से वो आपको एनर्जाइज करती है। यहाँ न्यूमिस्मैटिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सिक्का शास्त्र, ठीक है ना? सिक्कों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। कई लोग उसमें सिक्कों को कलेक्ट करना ये उनकी हॉबी होती है, पुराने से लेकर के, है ना, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडिया तक के अलग अलग ज़मानों के सिक्के और अलग अलग राजवंशों के सिक्के वो इकट्ठा करते हैं। ये भी एक हॉबी हो सकती है, अच्छा है ये, ठीक है? फिलाटेली, ये भी एक हॉबी हो सकती है। जो लोग, है ना, एक बार इसको गूगल करिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है और क्यों इसको लिखा जाना चाहिए, है ना? बस ऐसे नहीं लिख लेना है, पढ़ना है उसको पहले, पूरी उस पर पूरी जानकारी आपकी होनी चाहिए। हमने यहाँ पर अगला लिखा है बर्ड वॉचिंग। बर्ड वॉचिंग का मतलब ये है कि अ, विशिष्ट जो जगह हैं वहाँ पर हम जा कर के और चीज़ों को, जो नेचुरल सिनेरियोज़ हैं, जो प्राकृतिक परिदृश्य हैं, वहाँ पर मुझे पक्षियों को देखना, उनकी आवाज़ सुनना, उनके चहचहाट सुनना, ये मुझे पसंद है। बट सवाल यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको हर जगह तो मिलेगा नहीं, तो आप ये बताइए कि सर अभी मैं जहाँ रहता हूँ या जो मेरा घर है वहाँ पर ठीक ठाक फॉरेस्ट कवर है, और उसके पीछे वाले एरिया में या जहाँ भी आप जाते हैं और जहाँ भी आपको ठीक ठाक लगता है, या अगर आप रूटीन में जा रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में जा रहे हैं, तो भी आप उसको बता सकते हैं किस इस तरीके की चीज़ है, ठीक है? तो बर्ड वॉचिंग भी हो सकता है। नेचर से जोड़ करके आप बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है? प्राकृतिक स्थलों का पर्यटन भी आप इसमें हॉबी में एक पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है? सॉल्विंग पजल्स अगला कॉलम है, पहेलियों को बूझना, ठीक है? पहले तो ये बताइए कि उसमें पजल्स, जैसे सुडोकू कई लोग लिखते हैं, सुडोकू जो पेपर में पर डे आता है, ठीक है, उसको, या वर्ड वाली जो रहती है सुडोकू, उसको भी बता दीजिए, या न्यूमेरिकल वाली जो रहती है वो भी बता सकते हैं। सॉल्विंग पजल्स अलग अलग तरीके की है, ठीक है? ट्रैवलिंग, यात्रा करना, ठीक है? मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे जर्नी करना बहुत पसंद है ना? ट्रैवलॉग लोग लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। ये भी एक हॉबी हो सकती है, अच्छी हॉबी है, ठीक है? इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट होंगे वो तो अपन बाद में डिस्कस कर ही लेंगे। अ, अगला लिखा हुआ है यहाँ पर क्विजिंग, क्विज करना। क्विज करना समझते ही होंगे, पीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना, एक क्वेश्चन और उस पर 4 एमसीक्यू। तो क्विज करना, है ना, मुझे इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं 8-10, तो मैं उसको लगा लेता हूँ, या मुझे उनको लगाना अच्छा लगता है, इससे मुझे मेरी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है? ये भी एक हॉबी हो सकती है। डिबेटिंग एज अ हॉबी, वाद विवाद करना, ठीक है? तो डिबेट करना, है ना, किसी एक मुद्दे पर आप किसी से चर्चा कर पाते हैं, ये एक इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ हॉबी है, आप कर सकते हैं। आपको हॉबी से कई बार दूसरों के तर्क आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, है ना, और उससे आपको इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं, कि प्रबोधन, है ना, आपके दिमाग में कुछ नए विचार जब जुड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्लेजर, है ना, बौद्धिक आनंद। तो डिबेटिंग भी हो सकता है। डायरी राइटिंग हम पहले बता ही चुके हैं, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है? नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, हमने हालांकि चर्चा की हुई है, मैं फिर से एक बार उसको बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ड्रामेटिक्स थिएटर एज अ हॉबी। थिएटर को देखना या ड्रामेटिक्स वगैरह जो है, नाटकों को देखना, पढ़ना भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है। वॉचिंग मूवी जिस तरीके से था वैसे ही ये भी है, ठीक है? साहित्य की दुनिया का, लिटरेचर की दुनिया का, क्लासिकल
जो आर्ट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ एक पॉइंट है ये। लिसनिंग टू हिंदी क्लासिक्स, ठीक है। तो हिंदी जो गाने हैं उनके जो क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, ठीक है ना, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और उनके ज़माने के गाने सुनना इस तरीके का। प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आप किसी मान लीजिए कि आप हारमोनियम प्ले करते हैं, आप वायलिन प्ले करते हैं, गिटार प्ले करते हैं, ठीक है, जो भी आप प्ले करते हैं उसके बारे में बताइए, उस पर ठीक ठाक एक सवाल आपसे होंगे, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, एंकरिंग करना, है ना, एलोक्यूशन, स्पीचेस, एक्सटेम्पोरनेस, ये तो शायद हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है ना। एक्सटेम्पो का मतलब तात्कालिक रूप से भाषण देना किसी विषय पर, आपको तात्कालिक रूप से, जिन लोग की कॉलेज और स्कूल में ठीक ठाक प्रैक्टिस होती है वो लोग इस पर बढ़िया कर पाते हैं ना। डिबेट के ग्रुप की ही एक हॉबी है, आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बताइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कुछ ऐसी चीज़ मेंशन करते हैं वो आपको किसी एक विषय पर बातचीत करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है। रीडिंग नॉवेल्स एज अ हॉबी, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं उपन्यास वगैरह पे। सिंगिंग एज अ हॉबी, रीडिंग राइटिंग पोएम्स, ये भी हम बात कर चुके हैं। सिंगिंग तो खैर ये भी चर्चा हो ही चुकी है ना। गायन जब आपसे पूछा जाएगा तो उस पर आपको कोई गाना गाने के लिए भी कहा जा सकता है। मेरा सजेशन यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि जब आप जब ये लिख रहे हों कि आप कविताएं लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं या कोई नाटक लिखते हैं, कोशिश करिए कि आपकी जो कविता या कहानी है वो कभी किसी दूसरे शायर या किसी कवि से मिलती जुलती ना हो, वो आपका एक अलग मौलिक विचार हो, ठीक है। वहाँ बैठे हुए लोग एक्चुअली साहित्य की दुनिया में ठीक ठाक दखल रखते हैं, और जब भी आप उनसे कोई ऐसी पोएम के बारे में बात करेंगे कि सर ये मैंने लिखी है, और मान लीजिए कि आपकी कविता किसी से प्रभावित दिखती है, प्रभावित होना एक अलग बात होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम एक व्यक्ति से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसके शब्द और उसके भाव भी चुरा लेते हैं, और आपके साहित्य रचना में या साहित्य निर्माण में अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा शब्द आता है जो कहीं और से लिया गया है और उसका भाव और उसका बोध भी लगभग वही निकल रहा है जो पहले के किसी कवि ने कहा हुआ है, ठीक है, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट और गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि कॉपी राइट वाला जो मोड है उससे बचने की कोशिश करें, स्वतंत्र रूप से लिखें। आप बहुत उम्दा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं एक अलग बात होती है, इसका निर्णय तो वक्त करेगा, इसका निर्णय कोई इंटरव्यू बोर्ड नहीं करेगा, बट हमारी कविता सुनने में ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बड़ी आम सी है, इसलिए उसको छोड़ मत दीजिए। आपने जो भी लिखा है वो आपकी कृति है और वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपने जो भी लिखा है उसको सामने वाले को बताइए, बजाय इसके कि हम किसी और की जो कृति है उसके साथ में थोड़ा बहुत बदलाव करके और उसको हम अपना स्पॉन्सर कर दें, ये गलत तरीके की चीज़ है, ठीक है, इससे बचिए, ठीक है। 28 नंबर पे हमने यहाँ पर एक और हॉबी लिखी हुई है, लिसनिंग पॉडकास्ट, ठीक है। तो लिसनिंग पॉडकास्ट जो आप देख रहे हैं ये भी एक हॉबी हो सकती है, ठीक है। और लिसनिंग पॉडकास्ट कहने का मतलब ये है कि पॉडकास्ट में जिस तरीके से न्यूज़ वगैरह चलती है, दो चार लोगों को आपने देखा होगा कि वो बैठ करके आपस में बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, किसी एक विषय पर एक अच्छी खासी जानकारी दी जाती है ना। तो लिसनिंग पॉडकास्ट भी एक अच्छी हॉबी के रूप में दिखाई दे रही है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये कुछ उभरती हुई चीज़ें हैं, इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें और मेंशन कर दे रहा हूँ जिनको आप हॉबी के रूप में चूज़ कर सकते हैं। आपको जब समझ में ना आए कि क्या लिखना चाहिए तो उनको भी आप काउंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है। जो आपको कुछ समझ में ना आए कि नहीं मुझे क्या लिखना चाहिए, आपने 2 दिन भी खर्च कर दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हॉबी हो सकती है, तो आप इंटरनेट सर्फिंग लिखिए, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट है, और भारत में अब कोई ऐसा बचा नहीं है जो अपने मोबाइल पर 2-4 घंटे है ना खर्च ना करता हो, ठीक है। सोशल मीडिया पर तो सभी लोग हैं वहाँ पे। तो अभी ध्यान रखिएगा, टेक्निकल वर्ड है इंटरनेट सर्फिंग करना, ये एक अलग तरीके की हॉबी है और आप इसको जस्टिफाई कर लेंगे, जब कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में बात करेंगे। एक और हॉबी मैं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया ब्राउजिंग, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर वक्त बिताना जो आप जिसको देख रहे हैं, कई लोग इसको निगेटिव अंदाज में देख रहे हैं, बट ये कम्प्लीटली निगेटिव नहीं है। सोशल मीडिया के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, सकारात्मक प्रभाव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। आपसे जब इंटरव्यू बोर्ड कहे कि आपको नहीं लगता कि आपने एक नकारात्मक तरीके की हॉबी रखी हुई है, आप सोशल मीडिया पर जब अपना वक्त बिताते हैं तो आप कैसे, क्या लिटरली आप समय वेस्ट कर रहे हैं या आप कुछ प्रोडक्टिव, है ना, आप कुछ प्रोडक्टिव करते होंगे तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो उसका एक प्रॉफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना।
इसके अलावा इंटरनेट सर्फिंग और इन सब के अलावा भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको लेखन के अलावा तो आपको जैसे वॉचिंग मूवी थी, फ़िल्में देखना, तो इसमें कुछ जॉनर्स हैं, है ना? फ़िल्मों में भी। जैसे आप ये बता सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। अब फ़िल्में देखना एक बहुत बड़ा दायरा है। आप बचने के लिए कम समय में अपनी तैयारी को कैसे करें, है ना? एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है और आप चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा सवाल इस पर ना हो, तो आप बताइए कि सर डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में देखना मेरी हॉबी है। डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में देखना जब आप बोलते हैं तो इससे एक दायरा कम हो जाता है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने हाल ही में क्या देखा है, या डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म कोई बहुत फ़ेमस जो है उस पर बात करिए। या जैसे अभी ऑस्कर में देखिए आप वो एलिफेंट विस्परर जो मूवी गई हुई थी, ऐसी चीज़ों पर फिर बात होगी। फिर उसके सिग्निफिकेंस पे बात होगी, रेलेवेंस पे बात होगी कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाएँगी वहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में देखना भी आप अलग से एक जॉनर के रूप में डाल सकते हैं उसमें, एक अलग से हॉबी के रूप में। शॉर्ट फ़िल्में देखना भी आप अलग से डाल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा लड़कियां जो हैं, जो गर्ल्स हैं, कई बार वो कुछ अच्छी हॉबी लिखती हैं। ये एक क्रिएटिविटी का उदाहरण है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जिनके दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है कि वो हॉबी में क्या मेंशन करें, वो इसको कर सकती हैं। जैसे रंगोली बनाना, जैसे स्केचिंग करना, ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। मेहंदी लगाना, ठीक है? हालांकि आपसे इस पर सवाल होंगे, ठीक ठाक सवाल होंगे, बट फिर भी ये क्रिएटिविटी के दायरे में आता है, ठीक है? कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि जो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट होते हैं, हम उससे किसी चीज़ को रिसाइकल करके रीयूजेबल बना देते हैं। रिसाइकलिंग भी एक हॉबी के रूप में देखा जा रहा है ना? एक लिखी हुई कॉपी जिसके हर एक पेज पर कुछ लिख दिया गया है, उसके पेजेस से, उसके पन्नों से कोई डिज़ाइन डेवलप कर देना, फ्लावर बना देना, कुछ और चीज़ बना देना, है ना? एक कोई ऐसे होम डेकोरेशन जैसा कुछ बना देना, ये भी एक हॉबी का पॉइंट माना जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई आपको जज नहीं करेगा, आप इसको बिल्कुल बिंदास होकर के लिखिए। और आपसे जब भी हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू करेंगे तो हम आपसे इस पर, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट पे बात करेंगे। आपको कहाँ पर क्या मेंशन करना है, क्या बोलने से आपको बचना चाहिए, किस चीज़ पर ज़्यादा दबाव डालना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा जोर दे करके बताना चाहिए, है ना? किन चीज़ों की पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी तरफ से पूरा एक सेशन था हॉबी को लेकर के। मेरे हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आप लोग को जो हॉबी का विकल्प नहीं मिल रहा था, उसमें हम लोगों ने लगभग 25-30 डिस्कस कर ली हैं, बल्कि उससे ज़्यादा डिस्कस कर ली हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिए। सहूलियत भरी हैं, कोई बहुत आपको टेक्निकली चीज़ें नहीं डील करनी हैं, आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है? और अगर इस पर कुछ आगे के आपके सवाल होते हैं तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, ठीक है, दिए गए नंबरों पे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।